हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंड ब्लोइंग स्टडी। तो हम आज क्लास 8 की एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर नंबर 4 करेंगे, क्योंकि हम लोग ने 3 चैप्टर तक कंप्लीट कर लिया है। तो हमारे चैप्टर नंबर 4 का नाम है पदार्थ, धातु और अधातु। तो इसके बारे में पढ़ेंगे कि पदार्थ जो है, धातु है, अधातु है, ये सब चीज़ें क्या करेंगे, इसमें पढ़ेंगे कि धातु क्या होती है, अधातु क्या होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिया हुआ है कि आप लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा आदि जैसे कुछ पदार्थ से परिचित होंगे। कुछ पदार्थ सारिणी 4.1 में दिया गया है। तो ये जो सारी चीजें हैं, लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा, ये सारी चीजें आप लोगों ने अपनी जीवन में अवश्य देखा होगा। ठीक है, तो इसमें कुछ कुछ पदार्थ के नाम में दिए हुए हैं, जैसे कि आयरन, जिसको क्या बोला जाता है, लोहा। तो लोहा तो सभी ने देखा होगा। कोयला भी सभी ने देखा होगा। सल्फर नहीं देखा होगा, मानते हैं, लेकिन एल्यूमिनियम, कॉपर, ये सारी वस्तुएं, पदार्थ क्या हम लोगों ने अपने जीवन में अवश्य देखा है। तो इसमें दिखाना है कि दिखावट इसका कैसा होता है, चमकदार है या फिर निष्प्रभाव, मतलब कि किस किस में चमक होती है और किस में नहीं होती है। तो आप देखेंगे लोहा में भी देखेंगे। फिर इसमें कठोरता देखना है कि कौन सा कठोर है, कौन सा बहुत कठोर नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को क्या करना है, कह रहा है क्या आप इन पदार्थ के नाम बता सकते हैं जो धातु हैं। कह रहा शेष पदार्थ अधातु है। तो जिसमें चमक होगी, जो कठोर होगा, वो क्या कहलाएगा, धातु। और जिसमें चमक नहीं होगी और जो कठोर नहीं होगा, वो क्या कहलाएगा, तो अधातु। धातु और अधातु में अंतर और उसके भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर किया जाता है। स्मरण कीजिए कि चमक और कठोरता क्या है, भौतिक गुण। तो हम लोगों ने क्लास 7 में पढ़ा था कि उसकी चमक और कठोरता उसकी क्या है, भौतिक गुण है। तो ये भी क्या है, एक भौतिक गुण। तो कह रहा है, अब आगे पढ़ते हैं कि धातु और अधातु के भौतिक गुण क्या क्या है। कह रहा है क्या आपने लोहार को लोहे के टुकड़े अथवा लोहे से निर्मित वस्तु जैसे कि फावड़ा, बेलचा, कुल्हाड़ी आदि को पीटते देखा होगा। तो देखा ही है, क्या इन वस्तुओं को पीटने पर आप इनके आकार में कोई परिवर्तन पाते हैं। तो हाँ, जब इसको पीटा जाता है तो इसके आकार में क्या हो जाती है, परिवर्तन हो जाती है। क्या लोहे के टुकड़े को पीटने पर वे वह भी वैसे ही परिवर्तन कह रहा है कि क्या कोयले के टुकड़े को पीटने पर भी वैसे ही परिवर्तन की अपेक्षा करते हैं। तो जैसे लोहे के टुकड़े को तोड़कर, मतलब पीट कर, क्या किया जाता है, दूसरे आकृति में परिवर्तित किया जाता है। तो कह रहा है कि क्या कोयला का टुकड़ा भी हम तोड़े के उसका दूसरा रूप बना सकते हैं। तो आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि कोयला को तोड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से टूट जाएगा। कह रहा है कि आइए जाने। कह रहा है क्रियाकलाप 4.1 में कह रहा है कि एक लोहे की कील, एक कोयले का टुकड़ा और एक मोटे एल्युमिनियम तार का टुकड़ा और एक पेंसिल का लीड लीजिए। ठीक है, लोहे की कील लेकर उसे हथौड़ी द्वारा पीटिए, परंतु ध्यान रहे कि इस प्रक्रम में आपको स्वयं को चोट न लगे। तो थोड़ा सा ध्यान से करना है। कह रहा है जोर से पीटने का प्रयास करिए। एल्यूमिनियम के तार पर भी चोट मारिए। तो लोहे का जो हम लोगों ने कील लिया है उसको पीटेंगे, फिर एल्यूमिनियम का जो तार लिया उसको भी पीटेंगे। इस प्रक्रम में कोयले के टुकड़े और पेंसिल के लेड के साथ भी करिए। तो ये सब जितने भी हमारे पास वस्तु है उसको हथौड़ी से तोड़ के देखेंगे। तो जब आप लोहे के टुकड़े को पीटेंगे तो क्या हो जाएगा, चपटा हो जाएगा। कोयला का टुकड़ा अगर हम यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, होगा ना। एल्यूमिनियम के तार भी क्या हो जाएगा, वो चपटा हो जाएगा, टूटेगा नहीं है। पेंसिल का लीड भी हो जाएगा, वो भी तो क्या हो जाएगा, टूट ही जाएगा। आगे आते हैं। आगे क्या दिया हुआ है कि आपने देखा कि लोहे की कील और एल्यूमिनियम के तार को पीटने पर उसका आकार परिवर्तित हो गया। यदि उन्हें अधिक शक्ति से पीटा जाए तो उन्हें सीट में परिवर्तित किया जाता है। तो बहुत ज़्यादा अगर उसको पीटेंगे तो क्या हो जाएगा, पतली सीट में परिवर्तित हो जाएगी। तो इन सीटों में परिवर्तन करा कि आप संभवतः मिठाइयों को सजाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले चांदी के वर्क से भी परिचित होंगे। तो आप लोगों ने देखा होगा क्या कि मिठाई जो होता है उस पर व्हाइट कलर की परत चढ़ी होती है। जो मिठाई हम लोग जाते हैं बाजार से खरीदने तो उस पर व्हाइट कलर की परत लगाई रहती है, तो वो चांदी की परत होती है। ठीक है, कह रहा है कि यहीं पे दे रहा है कि ये किस चीज़ की हो सकती है, चांदी के वर्क पर से परिचित हो गए आप। एल्यूमिनियम पन्नी का द्वारा कह रहा है कि द्वारा खाद्य सामग्री को, तो जो हम लोग अगर मार्केट से कोई सामान खरीदने जाते हैं तो वो अच्छे से कोई खाद्य पदार्थ को क्या करते हैं, रैप करके देते हैं। तो वो किस में करते हैं, तो एल्यूमिनियम को इतना पतला पीट के चादर के रूप में बना दिया जाता है कि उसको क्या किया जाता है, उसमें कोई भी खाद्य पदार्थ को
कवर कर दिया जाता है ताकि वो खराब ना हो या फिर ठंडा ना हो जल्दी से, इसलिए लपेटने का आवश्यक परिचित है। कह रहे धातुओं का गुण जिसके कारण उन्हें पीट कर शीट में परिवर्तित किया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो आघात वर्धनीय कहते हैं। तो धातुओं का वह गुण जिससे कि पीट कर उसे क्या किया जाता है, पतले शीट में परिवर्तित कर दिया जाता है, उसको क्या कहते हैं, आघात वर्धनीय। कह रहे यह धातु का अभिलक्षणीय गुण है। जैसे आपने देखा कि कोयला और पेंसिल लीड जैसे पदार्थ यह गुण प्रदर्शित नहीं करते, क्या हम इन्हें धातु कह सकते हैं। तो आप देखेंगे कि अभी हम लोग ने देखा कि जो कोयला था और पेंसिल का लीड था उसको पीटने पे वो क्या हो गया था, टूट गया था। तो उसमें तो आघात वर्धनीय नहीं है तो इसका मतलब वो क्या है, तो इसमें उसको तो हम धातु नहीं कह सकते हैं, क्योंकि धातु का गुण होता है कि उसको पीट कर हम लोग पतली शीट में बदल सकते हैं। कह रहा है कि क्या आप बिना प्लास्टिक या लकड़ी के हत्थे वाले गर्म धातु के पात्र को स्वयं को बिना आघात पहुंचाए पकड़ सकते हैं। तो कह रहा है कि अगर मान लीजिए कि कोई बिना प्लास्टिक का या फिर लकड़ी के हत्थे का कोई पात्र लीजिए, जैसे हम लोग चाय बनाने के लिए स्पेन का यूज करते हैं, तो उसमें प्लास्टिक का या फिर लकड़ी का हत्था बनाया जाता है, उसका हैंडल जो होता है उसको पकड़ने के लिए। अगर वो डायरेक्ट पूरे धातु का ही बना रहता है तो उसको हम अगर चाय बनाने के बाद उसको अगर गर्म करते हैं तो वो क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। अगर हम छुएंगे तो हमारा हाथ जल सकता है। तो वही बोला कि शायद नहीं, क्योंकि धातु क्या होती है, उष्मा का सुचालक होती है, उष्मा को क्या कर लेती है वो अब देखिए इसमें बता रहा है कि कुछ अन्य अनुभव की सूची बनाने का प्रयास कीजिए जिसमें एक लकड़ी या प्लास्टिक का हत्था आपको घायल होने से बचाता है। जब आप गर्म वस्तुओं को पकड़ते हैं तो इन अनुभव के आधार पर आप लकड़ी और प्लास्टिक द्वारा ऊष्मा के चालन के विषय में क्या कह सकते हैं। तो ऊष्मा तो बताए जो धातु होती है वो ऊष्मा का क्या करती है, चालन करती है। जो अधातु होती है वो ऊष्मा का चालन नहीं करती है। जैसे लकड़ी ऊष्मा का चालन नहीं करती है, जबकि जो भी धातुएं होती है जैसे लोहा, एल्यूमिनियम, ये सब ऊष्मा का चालन करती है। मतलब कि अगर धातु है, अगर उसको कोई यहाँ पे कोई धातु का छड़ है, अगर इसको यहाँ करते हैं तो यहाँ तक ये क्या हो जाएगा, गर्म होगा। जबकि कोई अधातु रहेगा तो इसको यहाँ गर्म करने पर यही गर्म होगा, यहाँ तक गर्म नहीं होगा। तो वो क्या होता है, जो ऊष्मा को पूरी में पहुंचा देता है उसको कहते हैं ऊष्मा का चालन। जो पूरे में नहीं पहुंचाता उसको मतलब ऊष्मा का चालन नहीं करता है। ऊष्मा का चालन कि आपने एक विद्युत कर्मियों को पेचकस से काम करते देखा होगा, इसका हाथा किस प्रकार की। तो आप लोगों ने भी देखा होगा कि विद्युत कर्मी पेचकस का यूज करते हैं, तो उसमें जो पीछे का हत्था लगा रहता है उसमें, तो वो क्या होता है, उसमें भी प्लास्टिक लगा रहता है। तो वो किस कह रहा है कि क्यों, आइए जाने। तो जो प्लास्टिक होता है वो भी क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है। तो प्लास्टिक जो अब एक गुण ये भी होता है कि जो भी धातु होती है वो ऊष्मा का क्या बोलते हैं उसको, विद्युत का सुचालक होता है, जबकि अधातु है विद्युत का कुचालक होती है। कह रहा है कि याद करिए कि किसी वस्तु को विद्युत का प्रवाह, जब किसी वस्तु में विद्युत का प्रवाह होता है या नहीं, यह परीक्षण करने के लिए विद्युत परिपथ कैसे बनाया जाता है। तो हम लोगों ने भी पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि विद्युत का परिपथ कैसे बनाया जाता है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है कि नहीं। कह रहा है कि कक्षा 6 में विभिन्न वस्तुओं के साथ यह क्रियाकलाप किया होगा। अब इस क्रियाकलाप को सारणी 4.3 में दिए गए पदार्थों के साथ दोहराइए, परीक्षण कीजिए और पदार्थों का सुचालक और कुचालक को वर्गीकृत करें। तो कह रहा है लोहे का छड़, तो लोहे का छड़ क्या होता है, लोहे का छड़ होता है सुचालक और गंधक। उसके बाद कोयला, तो गंधक भी क्या होता है, ये कुचालक हो जाए। कोयला भी क्या होता है, कुचालक। और तांबे का तार भी क्या हो जाता है, तो सुचालक हो जाता है। ये चीज हो गई। कह रहा है कि आपने पाया कि लोहे की छड़, कील और तांबे का तार सुचालक होते हैं, जबकि गंधक और कोयला क्या होते हैं, तो कुचालक होते हैं। मतलब कि उसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। और जबकि जो लोहा होता है और एल्यूमिनियम होता है, तांबे का तार, इसमें क्या होता है, विद्युत का प्रवाह होता है, यानी कि विद्युत का वो क्या होता है, सुचालक। तभी यहाँ पे बोलिए ओह, हमने अपने अनुभव स्मरण करने और फिर इस क्रियाकलाप का अर्थ यह दिखाता है कि धातु ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। यह हमने कक्षा 6 में सीखा था। तो हम लोगों ने कक्षा 6 में इसके बारे में क्या कहा था, पढ़ा था ना। फिर कह रहा है कि आप एल्यूमिनियम और तांबे के तार का उपयोग कहाँ देखते हैं, क्या आपने कोयले के तार देखी है, निश्चित ही नहीं। तो हम लोगों ने एल्यूमिनियम और तांबे के तार तो देखा होगा, लेकिन कभी कोयले का तार नहीं देखा है, निश्चित। अब आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों, क्योंकि वो तो उसमें पहले नंबर तो वो और उसमें और क्या क्वालिटी होती है, ये तो पता चल गया कि ऊष्मा का वो क्या हो जाएगा, कुचालक होगा।
आगे थे धातुओं का वह गुण जिसमें उसे खींचकर तार के रूप में परिवर्तित किए जाते हैं उसको क्या कहते हैं, तो तन्य। तन्यता, तो धातु में क्या होती है, तन्यता, जबकि अधातु में तन्यता नहीं होती है। मान लीजिए कि कोई धातु है जैसे कि एल्यूमिनियम, उसको पीट कर हम उसको एक लंबी तार के रूप में क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, जबकि अगर एक कोयला लेंगे तो उसको पीटेंगे तो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो धातु की एक क्वालिटी यह भी है कि धातुएं क्या होती है, तन्य होती है, जबकि अधातुएं तन्य नहीं होती है। कह रहा है कि क्या आपने कभी लोहे की सीट यानी कि प्लेट, धातु का सिक्का और कोयले के टुकड़े फर्श पर गिराकर उसे उत्पन्न ध्वनि में अंतर किया है। तो आप लोग क्या करिए कि एक कोयले का टुकड़ा लीजिए, उसको फर्श पे गिराइए, और एक सिक्का लीजिए, धातु से बना सिक्का, फिर कर एक लोहे की सीट, अब उसको क्या करिए, जमीन पे गिराइए। अब गिराएंगे तो आपको अलग अलग प्रकार से ध्वनि उत्पन्न दिखी सुनाई देगी, ठीक है। तो वो सबकी ध्वनि क्या होगी, अलग अलग। यदि नहीं तो आप प्रयास करके देख सकते हैं। तो हम प्रयास करके देखेंगे कि उसमें क्या रहा है कि अलग अलग प्रकार से हमको ध्वनि सुनाई दे रही है कि नहीं। कह रहे क्या आप उत्पन्न ध्वनियों में कोई अंतर कर पाते हैं, तो आप क्रियाकलाप करेंगे तो जरूर अंतर देख पाएंगे। क्या आपने मंदिरों में लकड़ी की घंटी देखी है, तो क्या आप इसका कारण बता सकते हैं। तो हम लोगों ने कभी भी आप देखे होंगे तो मंदिर में लकड़ी का घंटी देखा होगा, तो आप बोलेंगे नहीं, वो तो किसका बना होता है, ये वो पीतल का भी बना होता है या फिर लोहे का भी घंटी बना होता है। तो आप उस चीज़ का देखे होंगे, कभी लकड़ी का नहीं। तो क्यों, क्योंकि लकड़ी जो होता है वो क्या होता है, अधातु। अधातु ध्वनिक नहीं होती है, जो ध्वनिक होती है, जो धातुएं होती है वो क्या होती है, ध्वनिक, यानी कि ध्वनि उत्पन्न करती है, जबकि अधातुएं ध्वनि उत्पन्न नहीं करती है। यहाँ पे दिया धातुओं से बनी धातुओं से बनी वस्तु को जब कठोर सतह से टकराया जाता है तो यह एक निनाद ध्वनि यानी रिंगिंग साउंड उत्पन्न करती है, ठीक है। तो जब धातुओं को किसी कठोर वस्तु से टकराया जाता है तो वो क्या करती है, एक ध्वनि उत्पन्न करती है। अब कह रहा है कि माना आपके पास दो समान दिखने वाले डब्बे हैं, एक लकड़ी से निर्मित दूसरा धातु से। क्या आप दोनों डिब्बे को चोट करके बता सकते हैं कि कौन सा डिब्बा धातु का बना हुआ है। तो आप आराम से बता सकते हैं कि कौन सा डिब्बा क्या हुआ है, धातु का बना हुआ है। आप आंखों पे पट्टी भी बांध के बता सकते हैं कि कौन सा डिब्बा धातु का बना हुआ है और कौन सा अधातु का, क्योंकि जो लकड़ी वाला होगा वो अच्छा साउंड नहीं करेगा, जबकि जो धातु का बना होगा वो साउंड करेगा। तो आप समझ जाएंगे कौन सा धातु का है कौन सा अधातु का। अब कह रहा है कि क्योंकि धातु गायन ध्वनि उत्पन्न करती है तो वे ध्वनिक कहलाती है। तो जो धातु होती है वो क्या करती है, गायन ध्वनि उत्पन्न करती है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, धातु। धातुओं के अलावा अन्य पदार्थ ध्वनिक नहीं होते, तो धातु के अलावा अन्य पदार्थ ध्वनिक नहीं होते हैं। कह रहा है कि उपयुक्त क्रियाकलाप करने के पश्चात हम कह सकते हैं कि कुछ पदार्थ कठोर, चमकीले, आघातवर्ध, तन्य, ध्वनिक और उष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। पदार्थ जिसमें सामान्य ये गुण होते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो धातु कहलाते हैं। तो अभी आपको समझ में आए धातु का डेफिनेशन कि धातु किसे कहते हैं। तो कह रहे वैसे पदार्थ जिसमें कठोरता हो, चमकीलापन हो, आघातवर्धी मतलब कि उसको पीट के लंबे सीट में बनाया जा सकता है। तन्य मतलब उसको खींच के एक तार का रूप बन दे दिया जा सकता है। ध्वनिक उसको पीटने पर उसमें क्या हो, रिंगिंग साउंड है, वो उष्मा और विद्युत का सुचालक हो, वो सभी वस्तुएं क्या कहलाएगी, तो धातु कहलाएगी। कह रहा उदाहरण के लिए आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि ये सारी चीजें क्या है, तो धातु है। इसके विपरीत कोयला और सल्फर जैसे नर्म है तथा दिखने में मलिन है, ये हथौड़ी की हल्की चोट से टूट कर चूर हो जाते हैं, ध्वनिक भी नहीं होते हैं, उष्मा और विद्युत के कुछ चालक होते हैं। ये सारी पदार्थ जिस भी पदार्थ में ये सारे गुण होंगे वो क्या कहलाएंगे, अधातु। मतलब कि क्या, जस्ट इसके विपरीत जिसमें चमकीलापन ना हो, जो क्या हो, मलिन हो, गंदा हो, देखने में कठोर, जो कि क्या हो, कठोरता ना हो उसमें, मतलब कि क्या हो, वो मुलायम हो, तन्य ना हो, उसको तन मतलब खींचा ना जा सके, आघातवर्धनीय मतलब अगर उसको पीटा जाए तो वो क्या हो जाए, टूट जाए। तो ये सारी चीज अगर जिसमें होगी वो क्या कहलाएगी, अधातु। तो अधातु में एग्जाम्पल लेना है तो आप क्या ले सकते हैं, तो सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन और फास्फोरस, ये सब किस में आ जाएंगे, तो ये सारी चीजें आ जाएंगी अधातु में। तो धातु के कुछ उदाहरण देख लिए हम लोग ने अधातु के। तो धातु के कौन कौन से देखे थे, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और कॉपर। अधातु में देखा था हम लोगों ने क्या क्या, सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन और फास्फोरस।
आगे थोड़ा सा यहाँ पे नोट करके दिया हुआ है क्या कि सोडियम और पोटेशियम धातु नर्म होती है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था क्या कि धातुएं कठोर होती है, लेकिन यहाँ पे जो दो नाम दिए हुए कौन कौन से, सोडियम और पोटेशियम, ये धातुएं हैं, लेकिन ये कैसी धातु है, नर्म धातु है और इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। जबकि अन्य जो धातु है उनको चाकू से आप नहीं काट सकते क्योंकि उनकी क्वालिटी क्या है कि वो कठोर होते हैं। तो ये आपका एक्सेप्शन में दिया हुआ है, अपवाद में ये सारी चीज आपको क्या करना होगा, ध्यान में रखना होगा। आगे क्या दिया हुआ है कि पारा यानी मरकरी केवल ऐसा धातु है जो कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। तो एक चीज ये भी ध्यान रखना है कि जो सोडियम और पोटेशियम है वो उसकी क्वालिटी एक नहीं होती है, बाकी सारी क्वालिटी उसमें मैच करती है, बस ये क्वालिटी नहीं होती है क्या कि वो कठोरता उसमें नहीं होती है, वो नर्म हो जाता है। और साथ में क्या मरकरी के साथ क्या है कि अन्य धातुओं में हम लोग देखते हैं तो जो धातु होती है वो कमरे के ताप पे कैसे रूप में होती है, ठोस के रूप में, जबकि मरकरी जो होती है वो कमरे के ताप में किस रूप में होती है, तो द्रव के रूप में। तो ये अपवाद आपको दोनों ध्यान में रखना होगा। कौन कौन सा, तो पोटेशियम और सोडियम, अगला है आपका मरकरी। मरकरी को हम लोग पारा भी बोलते हैं। आगे दिया हुआ धातु और अधातुओं के रासायनिक गुण। तो अभी हम लोगों ने क्या कौन सा गुण देखा, तो अभी तक हम लोगों ने भौतिक गुण देखा, अब देखेंगे हम लोग क्या रासायनिक गुण। क्या दिया हुआ, ऑक्सीजन से अभिक्रिया। कह रहा है कि आप आयरन में जंग लगने की परिघटना से परिचित होंगे। तो हम लोगों ने जस्ट पीछे ही चैप्टर में किया है या फिर 7 क्लास में किया था कि आयरन जो होता है उसमें क्या लग जाती है, जंग लगती है। जब वो ऑक्सीजन और जल के संपर्क में आती है तो उसमें क्या लग जाती है, तो जंग। कह रहा है कि जंग लगने की अभिक्रिया का स्मरण कीजिए। आपने कक्षा 7 में मैग्नीशियम रिबन के वायु दहन का क्रियाकलाप किया था। मैग्नीशियम वाला भी हम लोगों ने क्या किया, 7 क्लास में किया। आपने सीखा था कि दोनों प्रक्रम में ऑक्साइड बनते हैं। तो दोनों ही प्रक्रम में क्या बने थे, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनते हैं। आयरन और मैग्नीशियम के ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया निम्नलिखित अभिक्रिया को पूरा कर, जैसे कि आयरन और ऑक्सीजन का अभिक्रिया। देखिए यहाँ जंग वाला दिया हुआ है क्या कि यहाँ पे आयरन है और ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन, तो ये तीनों चीज मिलेगी, यानी लोहा का अभिक्रिया हो रहा है ऑक्सीजन और जल के साथ, तो ये क्या बना देगा, तो ये बन जाएगा FeO इसको बोल देंगे। और मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को अभिक्रिया कराएंगे तो ये क्या बन जाएगा, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, और फेरा हाइड्रो ऑक्साइड ही हो जाएगा। ठीक है, फेरा हाइड्रो ऑक्साइड। आगे आते हैं। आगे क्या है कि आइए आयरन, ऑक्सीजन और जल की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बने जंग की प्रकृति की जांच करें। लगभग 1 चम्मच जंग को इकट्ठा करिए। तो 1 चम्मच जंग को इकट्ठा करना है। फिर कह रहा है कि और इसमें थोड़े जल को घोलिए। आप पाएंगे कि यह जल में निलंबित के रूप में रहता है, निलंबन के रूप में रहता है। मतलब क्या कि ये जल में पूरी तरीके से घुलेगा नहीं, उसमें क्या होगा, इधर उधर घूमते रहेगा। कह रहा है लटकने लटकन को अच्छी तरह से हिलाइए। तो ये जो इसमें डाले उसको अच्छी तरह से हिलाइए। विलियन को परीक्षण क्रमशः लाल और नीले लिटमस पत्र के लिए। तो जब ये हम क्या करेंगे, जंग को लेंगे और उसको पानी में अच्छे से मिलाएंगे और मिला के उसको अच्छी तरह से हिलाएंगे। इसके बाद हिला के उसको लाल और नीले लिटमस पत्र इसका चेक करेंगे और इसका विलियन को बताएंगे कि ये अम्लीय है या फिर क्षारीय। तो जो हम लोगों ने कक्षा 7 में पढ़ा है कि अगर लाल लिटमस पत्र को उसको अगर क्षारीय विलियन होगा तो वो क्या कर देगा, नीला कर देगा। और वही अगर नीले लिटमस पत्र को लेंगे और उसको अम्लीय विलियन में डालेंगे तो वो क्या कर देगा, उसको लाल कर देगा। तो इसके बारे में हम लोगों ने क्या किया है, पढ़ लिया है। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ है कि यहाँ पे अभिक्रिया किया जा रहा है। कह रहा है, अब देखिए आगे आते हैं। कह रहा है कि क्या कॉपर में भी जंग लगता है। मैंने कॉपर के बर्तन की सतह पर हरा पदार्थ जमा हुआ देखा है। तो जो कॉपर की वस्तुएं होती है उस पे भी क्या होती है, हरी हरे कलर की एक परत चढ़ जाती है। कह रहा है कि जब कॉपर के बर्तन को लंबे समय तक नम वायु में खुला रखा जाता है तो उस पर एक हल्की हरे रंग की परत चढ़ जाती है। ठीक है, कह रहा है कि यह हरा पदार्थ कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का मिश्रण होता है। तो ये जो क्या होता है, कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का मिश्रण होता है। यह अभिक्रिया जैसे कि कॉपर, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये सारी नम धातु नम वायु से मिलेगी और क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड और क्या बन जाएगा, कॉपर कार्बोनेट बनेगा। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है,
जब मैग्नीशियम रिबन के दहन की क्रियाकलाप का स्मरण कीजिए। अब हम क्या करें, मैग्नीशियम रिबन के दहन का अभिक्रिया का थोड़ा सा स्मरण करते हैं। कह रहे मैग्नीशियम रिबन का दहन करने पर प्राप्त राख को जल में घोलकर उसे अम्लीय और क्षारीय विलयन हेतु पर तो हम लोगों ने क्या किया था कि मैग्नीशियम का जो रिबन था उसको क्या किया था, उसको जलाया था। तो उससे हमें जो राख मिलेगा उसको क्या करना है, जल के विलयन में घोलना है। ठीक है, कह रहा है कि विलयन को अम्लीय और क्षारीय का पता लगाने के लिए आप क्या कीजिए कि लिटमस पत्र का कीजिए करना है, लिटमस पत्र का प्रयोग करना है। आपने अपने परीक्षण में किए गए लाल लिटमस पत्र, अब कह रहा है कि आपने परीक्षण किया होगा कि लाल लिटमस पत्र नीला हो जाता है। तो जो लाल लिटमस पत्र था वो कैसा हो गया, नीला। इसलिए मैग्नीशियम के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी है, क्षारीय। सामान्यतः धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रवृत्ति की होती है। इतनी देर से हम लोग ने जो गोल गोल घूम के पढ़ा है उसका मतलब क्या है कि जो धातु के ऑक्साइड होते हैं वो किस प्रवृत्ति के होते हैं, तो क्षारीय प्रवृत्ति के। और जो अधातु के ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, अम्लीय प्रवृत्ति का। ठीक है, तो आइए अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि अब यहाँ से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि काफ़ी हमारा वीडियो लंबा हो जाएगा। अभी इसमें बहुत सारी बातें दी हुई अच्छी अच्छी, तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा तो आप हमें लाइक और कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।